हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था कि आपके अपने इस चैनल पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर का सीरीज वीडियो शुरू किया गया है, जिसमें लूसेंट ऑब्जेक्टिव के हर विषय के चैप्टर वाइज वीडियो आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सीरीज 3 का हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। आज का वीडियो हमने जो लाया है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था से लूसेंट ऑब्जेक्टिव, जो आपका बुक है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था विषय से चैप्टर 1, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, उसके सभी 50 क्वेश्चन आंसर को हमने आपके लिए लाया है। तो यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या अध्ययन अध्यापन कार्य से जुड़े हुए हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो व्यूअर्स, यदि आपने अभी तक हमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस कर लें, ताकि आगे भी आने वाले सभी आपके लिए उपयोगी वीडियो की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लूसेंट ऑब्जेक्टिव के भारतीय अर्थव्यवस्था के पहला चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको हम देखेंगे, और जिस जिस क्वेश्चन में व्याख्या की आवश्यकता होगी उसका शॉर्ट व्याख्या भी करने की कोशिश मैंने की है, ताकि आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हो सके और व्याख्या के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और जो आपको याद हो वह याद अस्थायी रूप से हो सके। इसलिए क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में व्याख्या भी करता हूं, जहां ट्रिक की ज़रूरत होती है याद करने का ट्रिक भी बताता हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो यदि आपने पहले भी आए हुए लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज 1 और सीरीज 2 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और सीरीज 1 और सीरीज 2 का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से वीडियो को देखें। पूर्ण विश्वास है और आशा रखिए कि आप जब परीक्षा देने जाएंगे, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो हमारे देखे गए वीडियो का लाभ आपको ज़रूर ही मिलेगा। उस समय आपको यह विश्वास होगा कि वीडियो हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ। अतः वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू का पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, मिश्रित, गांधीवादी या स्वतंत्र। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सेंस यह होता है कि जिसमें सार्वजनिक और निजी यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जो अर्थव्यवस्था चलती है उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन रहेगा कि भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। तो हमने अभी बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय यह होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व जिस अर्थव्यवस्था में होती है उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो भारत में ऐसे ही अर्थव्यवस्था है, इसलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो तीसरा प्रश्न है वह है आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, अर्थात भारत की गिनती किस प्रकार के देशों में होती है। ऑप्शन है पिछले राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में या अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में, यानी भारत आपका देश एक विकासशील राष्ट्र है। अभी पूर्ण विकसित राष्ट्र के श्रेणी में नहीं आया है, लेकिन विकासशील माना जाता है क्योंकि विकसित होने की ओर अग्रसर है, इसलिए विकासशील राष्ट्र के श्रेणी में अपने भारत देश को रखा जाता है। जो अगला और चौथा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, यानी अपने देश का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें सबसे अधिक जो योगदान है वह किस क्षेत्र का है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र।
तो इसमें क्या है कि इसकी थोड़ी व्याख्या हम लोग जान लें कि प्राथमिक क्षेत्र होता है तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का योगदान है, जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। पांचवा प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, यानी क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जहां न तो निर्यात होगा न ही आयात होगा, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें न ही अपने यहाँ के वस्तुओं को बाहर में बेचा जाता हो, न ही कहीं से खरीद के लाया जाता हो, वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला और छठा प्रश्न है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? देश में जितनी श्रम शक्ति है उसका कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 52%, 52% जो भाग है वह कृषि कार्य में ही लगा हुआ है, भारत का जितना श्रम शक्ति है। अगला प्रश्न है कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, यानी भारत में किस प्रकार की अधिकतर बेरोजगारी है? तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वह है संरचनात्मक बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है अपने देश भारत में। आठवां प्रश्न है भारत में बेरोजगारी की आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? भारत में बेरोजगारी की आंकड़े, तो भारत में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वह एनएसएस द्वारा ही बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उसको सार्वजनिक किए जाते हैं। अगला और 9वां प्रश्न है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, यानी देश भारत में किस किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में यह जो 3 प्रकार की बेरोजगारी दी गई है वे सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा इनमें से सभी प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो कृषि में मूलतः जो आपको बेरोजगारी देखने को मिलती है वह होती है अदृश्य बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जितनी श्रम की ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग लगे हुए होते हैं, यानी जितने लोगों की आवश्यकता है नहीं उससे अधिक लोग यदि किसी कार्य में लगे हुए हैं तो उन लोगों को भी, जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उनको भी बेरोजगार के श्रेणी में ही माना जाता है और वैसी बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कृषि में संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो जब सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है जहाँ पे, वैसे बेरोजगारी को अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में जो सबसे अधिक पाई जाती है वह है मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है कि किसी मौसम विशेष में लोगों को रोजगार तो मिलता है लेकिन कुछ ऐसा मौसम होता है साल में जिसमें लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में जब आपके फसलों की बुआई या कटाई होती है उस समय लोगों को रोजगार मिलता है, पुनः कटाई बुआई के बाद जो लोग हैं बेरोजगार हो जाते हैं। तो मौसम के अनुसार रोजगार मिला और फिर बेरोजगार हो गए, इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और अदृश्य बेरोजगारी के बारे में हमने पहले भी बताया कि किसी भी क्षेत्र में जितना श्रम चाहिए उससे अधिक लोग लगे हुए होते हैं, तो वैसे बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है।
अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। कौन सी बेरोजगारी है जिसकी समस्या बहुत भयावह होते जा रही है, तो वह है शिक्षित बेरोजगारी। जैसे जो लोग पढ़ लिख कर बैठे हुए हैं उनको अपने शिक्षण के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों को शिक्षित बेरोजगारी के श्रेणी में रखा जाता है। वे लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो वैसे लोग शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। शिमला में कि हैदराबाद में कि पटना में कि नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो अवस्थित है वह है हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर जो भी वीडियो मिलेंगे टू द पॉइंट मिलेंगे, आपके समय को किल नहीं हो इसका ध्यान रखा जाता है, और कम समय में अधिक से अधिक उपयोगी वीडियो आप तक पहुँचे, और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन आंसर को याद करें, और उसका जो शॉर्ट आपको व्याख्या हो वह हो, या जिससे आप अस्थायी रूप से याद कर सकें, उन्हीं बातों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी वीडियो आप आगे करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्यों पाई जाती है। तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला और 17 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है वित्तीय बाजार का एकीकरण। वित्तीय बाजार का एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। 18 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। यानी जो गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग द्वारा किया जाता है वह आपके लिए कि जो किया जाता है वह है कि पोषण का जो एक पैमाना तय किया गया है उसके अंतर्गत आप आते हैं कि नहीं, इसके अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग जो करता है, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। यानी यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम कैलोरी प्राप्त करने वाले ही भोजन आपको मिल पाते हैं, तो आप गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 2400 कैलोरी तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तय किया गया है, लेकिन नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है, तो यह है 2100 कैलोरी। यानी आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन आप कर रहे हैं, तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं और 2100 से कम कैलोरी आपको प्राप्त हो रहा है, तो आप गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में माने जाते हैं। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो योजना आयोग जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर ही निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो वह संस्था है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 20 नंबर प्रश्न है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है। तो वे थे DT लकड़ावाला के ही अनुमान पर योजना आयोग जो है उनके सूत्र का ही प्रयोग करके और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाता है। अगला और 21 नंबर प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था कि गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। अंत्योदय का अर्थ था कि जो गरीब में भी सबसे गरीब है उनकी पहले मदद करना। उनकी मदद करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था उसी कार्यक्रम को नाम दिया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है।
ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि कुटीर योजना जो है, कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई थी। अगला और 23 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में कि पंजाब में कि हरियाणा में कि गोवा में। तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कम है, न्यूनतम प्रतिशत है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुपोषण का प्रतिशत है वह सबसे अधिक है। वहाँ के बच्चों को पोषण मिलने में कमी है, जिसके कारण इसको भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के भारत का इथोपिया कहा जाता है। कथन ए दिया हुआ है, जैसे रीजनिंग में दिया जाता है वैसे सभी विषयों में भी ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कथन ए और कथन आर, या कोई भी कथन ए या बी दे देगा और ऑप्शन में पूछेगा कि कथन ए सही है कि आर सही है, दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता है, या दोनों गलत हैं, या एक गलत है एक सही है। इस प्रकार का ऑप्शन आपको रहेगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के भारत का इथोपिया कहा जाता है और उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो चूंकि ऊपर ही हमने देखा कि मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ कुपोषण अधिक है। तो दोनों सही है और ए का व्याख्या आर करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। IRDP ऑप्शन में है, IRDP, ट्राइसेम या NREP। तो उपयुक्त सभी कार्यक्रम भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए थे। 27 नंबर प्रश्न है, वहीं फिर कथन 2 दिया गया है और ऑप्शन 4 दिए गए रहेंगे कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो सही तो दोनों है कि भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक गरीबी पाई जाती है, ये भी सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, दोनों सही है। लेकिन ये जो है आर जो है ए की व्याख्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आता है वह किसके द्वारा वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। तो वह है IBRD। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका हिंदी में नाम हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ही वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है। एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों का समावेश भी किया जाता है, ताकि एक प्रश्न के पास जब आप आएँ और उसको पढ़ें तो उससे संबंधित और प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं उसको भी आप वहीं पर देख लेंगे। तो एक विषय से संबंधित और एक बिंदु से संबंधित प्रश्नों को एक जगह जान लेंगे, उससे जुड़ा हुआ, तो आपके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे यहाँ हमने देखा कि IBRD ऑप्शन में दिया हुआ है, अब फिर IBRD का फुल फॉर्म नहीं जाने, किसी परीक्षा में पूछ दिया कि IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो इसलिए इसको यहीं जान लेना जरूरी है कि IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। जो अगला और 29 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI का, किस अर्थशास्त्री की देन है? तो उस अर्थशास्त्री का नाम है महबूब उल हक। महबूब उल हक ने ही मानव विकास सूचकांक दिया था। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा जो नहीं है वह स्वास्थ्य एवं पोषण नहीं है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और सकल नाम निवेश दर, ये तीनों मानव विकास सूचकांक के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और क्या, यानी किन 3 चीज़ों से मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है? तो एक हो गया आपको साक्षरता दर, और दूसरा हो गया जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और जो तीसरा है वह है $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो राष्ट्रीय मुद्रा है डॉलर, उससे आपकी प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है और तीनों मिलाकर के मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। जो 32 नंबर प्रश्न है वह है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट राज्य स्तर पर जारी हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो पहली जो मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी वह अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अगला प्रश्न है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को रखा गया है मध्यम मानव विकास श्रेणी में। राइट आंसर बी हो जाएगा, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में, UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन है? तो शैक्षिक विकास, शिक्षा की दृष्टि से जो सबसे विकसित राज्य हैं वह हैं क्रमशः केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। फरवरी 2011 के अनुसार केरल अभी भी 1 नंबर पर बना हुआ है। तो केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद पंजाब और उसके बाद दिल्ली, ये हैं शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य जहां शिक्षा का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला और 36 नंबर प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आयात निर्यात बंद, यानी जब जिस स्थिति में ना आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं, दोनों बंद रहता है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कहाँ पे, किस क्षेत्र में? तो यह दिखाई देती है कृषि के क्षेत्र में। अगला 38 नंबर प्रश्न है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर या बाजार के आकार पर? तो किसी देश के आर्थिक विकास जो है उसके प्राकृतिक संसाधन कितना है, वहाँ पूंजी कितनी है और बाजार का क्या स्वरूप है, इन सभी पर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक संसाधन भी, पूंजी निर्माण भी और बाजार का आकार भी, यह तीनों के आधार पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। आगे देखते हैं। आगे इसमें प्रश्नों को देखते हैं। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी
प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी करने वाले आप स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, या आप शिक्षक हैं, या किसी भी प्रकार से शिक्षण लाइन से जुड़े हुए हैं और आपको अध्ययन अध्यापन की सामग्री चाहिए, या कोई भी बहाली का जो नोटिफिकेशन आता है या बहाली से संबंधित जो आपको सूचना आती है, फॉर्म भरने से लेकर के एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट, परीक्षा देने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक, या आपको शिक्षा, शिक्षक, छात्र, अभ्यर्थी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उन सभी मुद्दों पर इस चैनल पर आपको वीडियो सबसे विश्वसनीय, सटीक और विस्तृत व्याख्या के साथ मिलते हैं। इसलिए यदि आप इन कैटेगरी में आते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल भले ही नया है लेकिन अनुभव बहुत दिनों का है, जो आपके लिए भी उपयोगी साबित होगा। और यही उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि अधिक से अधिक लोगों तक अपने अनुभव का लाभ पहुंचाया जाए और आपको हमारे इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर आने का लाभ मिले। तो उस लाभ को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी आपके लिए उपयोगी वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो जो गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है वह है उड़ीसा में। बीमारू राज्य के अंतर्गत भी उड़ीसा आता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर? तब परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ऑप्शन बी, यह असमानता घटाने का उपाय नहीं है। अगला और 42 नंबर प्रश्न है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किस रूप में, किस अर्थव्यवस्था के रूप में? तो इसका राइट आंसर होगा एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। यानी अपने यहाँ श्रम की अधिकता है परंतु बाकी चीज़ों के कमी के कारण अभी हम विकसित के श्रेणी में नहीं जबकि विकासशील श्रेणी में हैं। हमारे यहाँ श्रम की बहुत अधिकता है क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की बहुत अधिक है। आगे देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण जो है वह है आय में असमानता। 44 नंबर प्रश्न है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हरित सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विकसित किया गया था, हरित सूचकांक। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? तो वह है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो वह है सामाजिक असमानता। यह मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। 46 नंबर प्रश्न को हमने देखा कि कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के नीति को इन्होंने ही आगे बढ़ाया था। 48 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक बनाया था UNDP ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ही मानव विकास सूचकांक बनाया था। 49 नंबर प्रश्न है कि तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? तो 37.2%। 37.2% जनसंख्या को तेंदुलकर समिति ने कहा था कि गरीबी रेखा के नीचे की जो जनसंख्या है वह है 37.2। 50 नंबर प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कैसे यह
तय किया जाता है कि कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है, कौन सा निजी क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर है उद्यमों का स्वामित्व, यानी जो कंपनियां होती हैं उनका स्वामित्व किसके पास है सर। अगर किसी भी उद्योग का स्वामित्व जो है, मालिकाना हक सरकार के पास है तो सार्वजनिक क्षेत्र होगा, और निजी किसी व्यक्ति के पास है, कंपनी के पास है, तो वह निजी क्षेत्र में आएगा। तो हमने इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था विषय, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के पहले चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा, और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो आशा है कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के सहायतार्थ इसको शेयर भी कीजिएगा। और यह चैनल आपके लिए शुरू किया है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें 15,000 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश है। सभी क्वेश्चन आंसर को छोटे छोटे पार्ट में विषय वाइज और चैप्टर वाइज लाया जा रहा है। तो आपको कोई भी विषय का कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर छूटे नहीं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें, ताकि जितने भी सीरीज आएँ, अभी तक इसके पहले 2 सीरीज आए थे, तीसरा सीरीज है, अभी बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं जो आगे के आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। यह छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक को समर्पित ही चैनल है आपका। उसके बाद हमने यहाँ पे इन 50 प्रश्नों के उत्तरमाला को दिया है। आप वीडियो को देखने के बाद इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप मिलान भी कर सकते हैं। कोशिश यह होती है कि 100% सही आपको उत्तर दिया जाए प्रश्नों का, इसलिए उत्तरमाला भी दे दिया जाता है ताकि आप क्रॉस मिलान भी कर लें। उत्तरमाला के अलावा भी बहुत सारे प्रश्नों को क्रॉस चेकिंग करके मैं उसका आंसर बताता हूँ। तो आगे भी सीरीज यह जारी रहेगा। सभी सीरीजों को देखने के लिए, या आप छात्र, अभ्यर्थी, शिक्षक लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह चैनल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर लें, ताकि महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंच सके। वीडियो उपयोगी और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा चैप्टर या किस विषय से, किस किताब से या किस बिंदु पर वीडियो आपके लिए लाया जा सकता है। DS मिश्रा ऑफिशियल नाम पर ही सभी सोशल साइट्स पर हम हैं। हमसे जुड़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।